गुड मॉर्निंग। चलिए वो घड़ी आ गई जिसका आपका बेसब्री से इंतज़ार था कि आपके क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया जाए और आपके क्वेश्चन को चेक करवा दिया जाए। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, आज का जो क्वेश्चन है आज अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि आज जो वीडियो पड़ेगा वो 15 नंबर का वीडियो पड़ेगा और मैंने कहा था 15 वीडियो के बाद एनालिसिस करेंगे टॉप आंसर राइटिंग किसकी रही होगी। उसके बाद फिर 16 से दूसरा शुरू होगा। इसका मतलब क्या है कि आज जो आंसर लिखोगे और पीछे जो भी कमियां होगी उसके हिसाब से अगर आज और बेस्ट लिख दोगे तो हो सकता है कि पहले दूसरे पे आप आ जाओ। इसलिए आज का आंसर बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा। आज क्वेश्चन मैं सरल दे रहा हूँ तो अपने तरीके से बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा। और दूसरी बात, आज का आंसर लिखने के बाद कल जो वीडियो पड़ेगा केवल उत्तर का एनालिसिस करवाया जाएगा। उसके बाद एक वीडियो पड़ेगा पिछली बार की तरह, जिसमें रैंक लिखा रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स तक रहेगा रैंक। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कराता हूँ। इसी बहाने देखो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जा रही है। ठीक है, जो लोग नहीं भी लिख रहे हो उनको जानकारी तो मिल जा रही ना, बहुत काम देगा ये जानकारी आपको एग्जाम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं जो आपने जिसका आंसर भेजा है, उसके बाद फिर आज का क्वेश्चन देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताएं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा मैं जो समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद एनालिसिस कराऊंगा ताकि आप मैच करा सको। क्या होता है कि जब पहली बार लोकसभा या फिर राज्यों में विधानसभा होती है, अगर ये लोग जब पहली बार सांसद या विधायक जीत कर लोकसभा या फिर विधानसभा में पहुंचते हैं तो उनको शपथ दिलवाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। मैं लोकसभा से लेकर चलता हूँ। जैसे लोकसभा में 545 लोग हैं, चुनाव हुआ, 545 सांसद लोकसभा में पहुंचे। अभी ये सब पहुंचे, इनको शपथ नहीं दिलवाया गया है, तो इनको शपथ दिलवाने के लिए एक व्यक्ति अलग से राष्ट्रपति महोदय चुन लेंगे। उस व्यक्ति को बोल देंगे कि तुम ये जो सब लोग आए हैं इनको शपथ दिलवा दो। ये जो व्यक्ति चुना गया, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने चुना है ना, वो इन 500 इन्हीं में से चुनेगा, तो ये 544 बचेंगे। 545 में एक चुन लिया गया प्रोटेम स्पीकर, तो 544 बचेंगे, तो ये इन 544 को शपथ दिलवा देगा। बात क्लियर है। और ये जो व्यक्ति चुना गया है ना, जिसने सबको शपथ दिलवाई है, इसी को बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। नई लोकसभा जब जीत कर आती है तो उसके सभी सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए जो आदमी नियुक्त होता है उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वो अपना इस्तीफा किसको देगा, कितने समय तक रहेगा, ये सब कौन निर्धारित करेंगे? समस्त चीज़ें निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति। मतलब इनके माई बाप कौन है? राष्ट्रपति। वही सब निर्धारित करेंगे कि तुमको कितने दिन के अंदर शपथ दिलवा देना है, कितने दिन तक रहोगे, कितना मिलेगा, किस तुमको कौन शपथ दिलवाएगा, तुमको कौन हटाएगा, ये सब सारे काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब। उसके बाद ये क्या करेगा? सब संसद सदस्यों को शपथ दिलवा देगा। बात क्लियर है ना? तो इसका माई बाप कौन होते हैं इनके? तो राष्ट्रपति साहब होते हैं। क्लियर है? आंसर मिल गया होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आईएएस में आया था, पीसीएस नहीं, आईएएस यूपीएससी में आया था। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और आप लोग का दिमाग घूम गया होगा। मुझे पता है कि आप लोग को शायद ना पता हो, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग पता होगा। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों को लागू करने में विफल रहा हो, मैंने गलती से बोल दिया था 356 नहीं है, नहीं तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा था यही आंसर सबका आता। चलिए ठीक है, हो जाता है कभी कभी गलती। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों को लागू करने में विफल रहे या फिर ना करे, जानबूझकर केंद्र सरकार के नियमों को राज्य सरकार लागू नहीं कर रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार गुस्से में आ जाएगी, मेरा नियम नहीं लागू कर रहा है, कैसे नहीं लागू करेगा, मैं तो करवा के मानूंगा। तो क्या करेगा वो क्या करेगा जानते हो? उसको पावर है 365, अनुच्छेद 365 के तहत उसे पावर है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा देगा। और किस अनुच्छेद से लगेगा? 356 से लगेगा। जो लगेगा वो 356 से लगेगा। और किस अनुच्छेद के तहत? 365 के अनुच्छेद के द्वारा बोला गया है, अगर राज्य मनमानी कर रहा है, राज्य इधर उधर का काम कर रहा है और केंद्र की बात नहीं सुन रहा है, राज्य क्या है? बेटा है, और केंद्र क्या है? पापा है। अगर बेटा पापा की बात नहीं मान रहा है तो 365 ये अनुच्छेद है, इसके तहत आप वहाँ पर बेटे के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाओ और उसको पूरी ताकत अपने हाथ में ले लो। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? आप केवल अनुच्छेद का नाम ही तो पूछे थे। 365 है, कई बच्चों ने लिखा है, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये जो क्वेश्चन मैंने दे दिया बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसमें सोच के लिखना था और जितना बेस्ट लिखोगे, ये देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा रहता है, ये रहता है जो लिख कर जिसको आप अपना कमेंट, अपना आंसर बेस्ट बना सकते हो। तो इन तीनों में यही ऐसा क्वेश्चन था जिसको अच्छे से लिखकर आप अपना आंसर बेस्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ पूछा था या तो इसके पक्ष में लिख दो या तो विपक्ष में लिख दो। कुछ लोगों ने दोनों लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना बेहतर सोच सकते हो। देखो, अच्छाइयाँ जिसमें हैं, जिन चीज़ों में अच्छाइयाँ हैं, और उसमें अगर किसी को बोल दे कि इनकी अच्छाइयाँ गिनाओ तो अच्छाइयाँ बड़े आराम से गिनाई जा सकती हैं। लेकिन जिन चीज़ों में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ भरी हैं और कोई बोले कि इसमें बुराइयाँ निकाल के दिखाओ, तब वो असली दिमाग तो वो माना जाता है ना जो भगवान में भी गलती निकाल दे। जो अच्छे से भी अच्छे इंसान में कमियां गिना दे, वो वास्तव में दिमाग होता है, उसको बोलते हैं। और अच्छाइयाँ तो अच्छा तो है ही, अच्छाइयाँ तो सब गिना देंगे ना।
तो मैंने कहा था या तो अच्छाइयाँ गिना दो या तो बुराइयाँ गिना दो। कुछ बच्चों ने दोनों गिना दिया तो और अच्छी बात है। तो चलो देख लेते हैं क्या हो सकता है अच्छाई। यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी है? स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी क्यों था ये समझिएगा। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था और जब स्कूल स्थापित होने शुरू हुए थे, तो हमने आपको बताया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक एससी परिवार से थे, और उनको जिस कॉलेज में वो पढ़ने गए थे जहाँ पर, वहाँ जो टीचर होता था वो मतलब जो पढ़ाता था वो बोलता था कि अगर बाबा साहब को पढ़ना है तो यहाँ गेट के बाहर यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते। मतलब कि वो निम्न जात से थे, इसलिए उनको अंदर आने की मनाही थी। मतलब अगर स्कूल में भेदभाव होगा तो बच्चा उसी टेंशन में पड़ा रहेगा, भेदभाव हो रहा है मेरे साथ, मैं पढ़ूंगा कैसे। अभी आप जिस जहाँ भी आप पढ़ने जाते हो, एक दिन आपके साथ भेदभाव हो जाए इसी तरीके से जात को लेकर ना, दिन भर टेंशन में रहोगे। कोई आपके जात को लेकर बोल भी देना तो इतना दिमाग खराब हो जाता है, मार दें ना, ऐसा होता है। तो सोचो आप बर्दाश्त नहीं करते। बाबा साहब ने वो सब बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो, हर चीज़ का समय होता है। ज़रूरी नहीं कि जब गुस्सा आए तभी मार दो आप, ज़रूरी नहीं कि जब गुस्सा आए तभी रिएक्शन दिखा दो। सही समय पे रिएक्शन दिखाओ। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने हो आप? सुने होंगे। आपको इतना तो पता है क्रिकेट खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये पिच है, इधर से हरभजन सिंह बॉलिंग कर रहे थे और इधर से यहाँ 3 स्टंप लगता है, यहाँ बैट्समैन था, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग कर रहे थे। हरभजन सिंह क्या है? बॉलर है। क्या है? लेग स्पिनर है ना, ऑफ स्पिनर बॉलर है, मतलब स्पिनर है, स्लो फेंकते हैं। तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी एकदम जस्ट पीछे खड़े थे। हरभजन सिंह उस टाइम, महेंद्र सिंह धोनी नया नया आए थे, एकदम न्यू खिलाड़ी थे, और हरभजन सिंह उस टाइम एकदम दिग्गज खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी थे, पुराने खिलाड़ी थे। तो जो सीनियर होता है कभी कभी सीनियरिटी दिखाने लगता है, जानते हो आप, इतना तो आप जानते हो। और जो जूनियर होता है, मतलब जो नया नया आया रहता है, वो थोड़ा डर के रहता है। अब कभी कभी कुछ होता है ना, महेंद्र सिंह धोनी जानते हो जब शुरू से आए तब से आक्रामक बैट्समैन थे, बहुत तेज खेलते थे, तो जानते हो आप। मैं हरभजन सिंह ने बॉलिंग किया, बॉल यहाँ टिप्पा खाई और बैट्समैन के बैट से लगी, कट होकर महेंद्र सिंह के धोनी के पास पहुंची, और ये कैच था। किसी वजह से इनके हाँ ग्लव्स में नहीं आया, कैच छूट गया। हो जाता, कोई जानबूझ के नहीं छोड़ेगा, हो जाती गलती, छूट गया। छूट गया। हरभजन सिंह इतना तेज गुस्सा हुए कि यहाँ से पता नहीं क्या चिल्लाते 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 हाथ फैला के पहुँचे धोनी के पास, मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मतलब बहुत अजीब तरीके से बोले। और ये धोनी नया लड़का था बेचारा, क्या करे। यहाँ 2 तरीके थे। धोनी उसी दिन हरभजन सिंह को जवाब देता, झगड़ा कर लेता, टीम से उसे बाहर निकाल दिया जाता, दोबारा उनको मौका ना मिलता। एक तो तरीका ये था। दूसरा ये था कि धोनी बर्दाश्त कर ले। धोनी ने दूसरा किया, बर्दाश्त कर लिया और धीरे धीरे अपने अपने स्थान को टीम में मजबूत किया। और एक समय ऐसे आया पूरे टीम धोनी के ऊपर हो गया, धोनी कप्तान बन गए। और क्या हुआ, धोनी ने उचित मौका देखकर सभी सीनियरों को धीरे धीरे करके टीम से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब बताओ क्या समझदारी थी जो धोनी ने उस दिन उनको जवाब दे देना था, जो बाद में दिया, ये सही था, ये सही था ना। उस दिन अगर धोनी लड़ाई कर लेते हरभजन सिंह से, शायद उसी दिन बाहर निकाल दिए थे, दोबारा इनको खेलने का मौका भी ना मिलता। इसीलिए जब भी गुस्सा आए ना, संभल जाना चाहिए। कब उस गुस्से का उपयोग करना चाहिए, सही समय का उपयोग देखकर उसका उपयोग करना चाहिए। ये नहीं गुस्सा आया तो मार देंगे, पीट देंगे, फाड़ डालेंगे। ये जो आता है गुस्सा ना, ये बड़ा अजीब होता है, ये सारा सब कुछ बर्बाद कर देता है। हाँ, जो बता रहे थे उसको सुनिएगा। यूनिफॉर्म में क्या होता था, जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम बहुत धर्म बड़ा प्रचंड था। और वैसे में अगर पढ़ाई लिखाई में कोई स्कूल में कोई अमीर का लड़का गया, अच्छे अच्छे कोट पहन के गया, कोई गरीब का लड़का फटा पुराना पहन के गया, तो अमीरी गरीबी जब स्कूल में दिखती रहेगी तो स्कूल में पढ़ेंगे कैसे? तो प्रॉब्लम होने लगेगी ना। तो ये क्या हुआ कि स्कूल में अमीरी गरीबी ना दिखे, नहीं तो पता चला कोई धर्म के नाम पर कोई भगवा पहन के आए, कोई हरा पहन के आए, कोई गुलाबी पहन के आए, कोई नीला पहन के आए, ये अजीब अजीब से रंग सब पहन के आएगा। सो लोग अपने अपने कम्युनिटी को दिखाने लगे। ये तमाम जो ताम झाम थे, इन सब को ख़त्म करने के लिए ये बोला गया कि स्कूल में सब यूनिफॉर्म हो, सब एक हो, और स्कूल का एक यूनिफॉर्म होगा, वही सबको पहन के आना पड़ेगा। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जात कोई पात, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इन सब को ख़त्म करने के यूनिफॉर्म तो बहुत ज़रूरी था। सही, ज़रूरी था ना। ठीक है, अब इसके अगर विपक्ष में बोलना पड़े तब क्या बोलोगे? कई प्राइवेट स्कूल हैं जो अपने यूनिफॉर्म अलाउ तो करवा देते हैं, उसके लिए पैसा भी नहीं देते, और इतने महंगे होते हैं उनके यूनिफॉर्म कि लेना हो तो हालत ख़राब हो जाए। और ऐसे में अगर यूनिफॉर्म टाइम से ना मिल पाए तो बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाएगा, या फिर यूनिफॉर्म अनिवार्य है तो आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना होगा, नहीं तो नहीं जा सकते। तो जो अमीर घराने के लोग होते हैं वो उसी टाइप का 2-3 यूनिफॉर्म रख लेते हैं, रोज़ क्लास पहन के जा सकते हैं। जो गरीब हैं, एक ही यूनिफॉर्म खरीदने में हालत ख़राब हो जाती है, तो पहन के जा भी नहीं सकते, या फिर अगर उचित टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे तो क्लासें भी छूट जाएंगी।
तो यूनिफॉर्म से यहाँ नुकसान भी है, हालांकि कई बच्चों ने इसको दिखाया है, अच्छी बात है। तो चलो आंसर चेक करते हैं, उसके बाद आज का क्वेश्चन देते हैं। चलिए पहला आंसर वंदना जी का चेक करते हैं। इन्होंने आंसर लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। प्रोटेम स्पीकर का वर्णन संविधान में नहीं है, तो सही बात है। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सब केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल करता है। कार्य, इनका कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित विधायक सांसद को शपथ दिलाएंगे, सदन के कार्यक्रम को संचालित करवाना इनका काम होता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर चुनाव में बराबर हो गया तो निर्णायक मत भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेस्ट आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, ये आंसर बेस्ट है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। अनुच्छेद 365, जब कोई संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्देशों को अनुपालन करने में असफल रहता है, राष्ट्रपति समाधान कर सकते हैं कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया जा सकता है। सही है, अनुच्छेद 365 ही है, यही मैंने भी बताया था, बेस्ट है ये आंसर, ये भी सही है। इन्होंने यूनिफॉर्म के बारे में लिखा है, देखिए कितना बेस्ट लिखा है कि स्कूली यूनिफॉर्म पहनने से बच्चे में अनुशासित रहते हैं, अंदर एक विशिष्टता का भाव आता है, हम भी कुछ हैं, और यह भी महसूस कर सकते हैं कि बच्चों में समानता की भावना विकसित हो। सही है, वही बताना चाहती जो मैंने बताया। इसके अलावा यूनिफॉर्म का एक फ़ायदा ये भी है, अगर किसी यूनिफॉर्म का बच्चा कहीं पर गुम हो गया, फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के पास आई कार्ड भी नहीं होते जल्दी। तो यूनिफॉर्म से पहचाना जा सकता है कि वह बच्चा किस स्कूल का है, उस स्कूल में जाकर उस बच्चे के घर को पता किया जा सकता है ना। ये भी सही है, इसका भी फ़ायदा ही है। ये पक्ष में जो लिखा सही है। विपक्ष में देखो, इन्होंने लिखा है कि यूनिफॉर्म खरीदने में असमर्थ उन जो बच्चे हैं उन्हें कई बार बुरी बात मतलब अपमान का सहना पड़ता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश में 400 रुपये में यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता था, वो भी 3-4 महीने बीत जाने पर, जिससे स्पष्ट है कि यूनिफॉर्म का समन्वय एक रूपता हीन भावना भेद पैदा करता है। मतलब ये है कि यूनिफॉर्म का पैसा आया है लेकिन 4-5 महीने बाद आया, स्कूल चल रहा है तो पैसा नहीं हो पा रहा है, आप कैसे खरीद के जाओगे, और रोज़ वहाँ टीचर आपको सुनाते रहते हैं, तो हीन भावना आ जाती है। सही है, विपक्ष में तर्क दिया है जो वो भी अच्छा है, और जो पक्ष में दिया वो भी अच्छा है। ईश्वरचंद का देखते हैं। लोकसभा का भंग होने पर नई सभा चुनकर आती है तो उसे किसी एक विशेष एक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। मुख्य कार्य न्याय संस्थाओं द्वारा शपथ दिलाना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ है। लोकसभा का चुनाव कराना, इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। भारत के प्रोटेम स्पीकर जीवी, ये गलत है, बहुत सही आंसर नहीं, थोड़ा सा सही है। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, आपको क्या पढ़ाया गया था, पढ़िए उसको ध्यान से, आंसर लगाइए। दूसरे का आंसर इन्होंने नहीं दिया है। यूनिफॉर्म जरूरी है क्योंकि बहुत खास होता है, सभी बच्चों में व्यवस्था और सामाजिक राजनीतिक संबंधता अलग अलग, उनके बीच समानता लाने का लिए यूनिफॉर्म बच्चों में समान होते हैं। तो ये इनका कहने का मतलब जो है वो सही है, ठीक है। मुस्कान शेख का देख रहे हैं, इन्होंने पिछला आंसर बेस्ट दिया था। हेलो सर, प्रोटेम स्पीकर को वो बोलते हैं, बता रहे हैं कि वो होते हैं जो विधानसभा या लोकसभा पद पर कुछ समय के लिए कार्य करते हैं। और एक मिनट, देखो आगे लिखा है उन्होंने कि ये अस्थाई होते हैं। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति गवर्नर मतलब राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। और ये तब तक होते हैं जब तक मतलब शपथ ना दिला दिया जाए और नया अध्यक्ष ना चुन लिया जाए, ठीक है, सही है। और भी अच्छा लिख सकते थे आप, फिर भी आपका अच्छा है, बेस्ट मानेंगे इसको। इन्होंने दूसरे का आंसर दिया है 365, सही है, बेस्ट है ये आंसर। तीसरे का आंसर भी बहुत अच्छा दिया इन्होंने कि सर स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म ज़रूरी है क्योंकि यूनिफॉर्म सभी एक समान रहते हैं और कोई अमीर गरीब नहीं दिखता, और यूनिफॉर्म में सब एक समान रहते हैं। सर मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है यूनिफॉर्म, और जो भी लिखी हूँ बेस्ट लिखी हूँ, एक मिनट, जो भी लिखी हूँ बहुत बेस्ट तो नहीं कह सकती लेकिन बहुत अच्छे से लिखी हूँ। थैंक यू, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा आपने। दीपिका जी ने देखो, दीपिका जी ने पहले का आंसर क्या लिखा, प्रोटेम स्पीकर का कार्य नए सदस्यों को नियुक्त करना, लोकसभा या फिर अध्यक्ष का चुनाव करवाना होता है, सही है। और वोट का निर्णायक मत भी देते हैं, सही है। और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। और एक मिनट, अक्सर प्रोटेम स्पीकर उससे बनाया जाता है जो कई बार चुनाव जीत के आता है, सही है, बेस्ट आंसर है आपका अब तक का। तो लग रहा है अभी तक जो आप लिखते हो उससे तो बेस्ट ही है ये। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया है 365, सही है, लेकिन 352 क्यों लिखा आपने, 356 में है वो राष्ट्रपति शासन, ये ध्यान रखा करें। जो और एक्स्ट्रा लिखते हो आप तो उसको ध्यान रखा करो, सही रहा करें। 365 में ये सही है, दूसरा आंसर सही है आपका। तीसरा देखते हैं। तीसरे का आंसर इन्होंने लिखा है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से अनुशासित रहते हैं, और सबसे बेस्ट बात इन्होंने लिखा कि ये नहीं पता चलता कौन अमीर है कौन गरीब है। तो तीसरा आंसर इनका बेस्ट माना जाएगा। और इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म ज़रूरी है, तो सही है, ज़रूरी है, ठीक है। और इन्होंने लिखा, सॉरी सर ज़्यादा आंसर लिख दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लिखा आंसर ठीक है, बेस्ट है आपका। अगला आंसर चेक करते हैं। विशाल जी का बेस्ट लिखते हैं, विशाल जी अच्छा लिखते हैं। तो इन्होंने कहा लोकसभा भंग होने पर नई लोकसभा आने पर उनके सदस्यों में से एक आदमी को चुना जाता है जिसको राष्ट्रपति चुनता है, और उसका काम होता है कि स्पीकर का चुनाव कराना और सदस्यों को शपथ दिलाना। वही जो सबने लिखा वही इन्होंने लिखा है, तो आंसर सही है, गलत नहीं है। और इन्होंने कुछ और चीज़ें लिखा है। एक बात इन्होंने लिखा है कि लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर थे, जो कि सही आंसर है, बेस्ट है, इसको
लिखना चाहिए था जब भी आपको कभी प्रोटेम स्पीकर की बात किया जाए तो भारत में कौन पहली बार बना था, अगर आपके नॉलेज में है तो लिख देंगे तो थोड़ा बेस्ट माना जाएगा। तो सही है, कोई बात नहीं। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया कि अनुच्छेद 365 के तहत ये होता है, तो सही है, बेस्ट है ये भी आंसर। देखो विशाल जी ने थोड़ा अलग हट के आंसर लिख दिया। जो आप लोगों ने एक आंसर सब समर्थन कर रहे थे कि यूनिफॉर्म ज़रूरी है, ज़रूरी है, इन्होंने देखो क्या लिखा है, ज़रूरी नहीं है। यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं है इसलिए कि देखो मैंने कहा ना कुछ अलग सोचो, कुछ अलग सोचो। देखो इन्होंने थोड़ा अलग सोच लिया। बुद्धि तो उसे कहते हैं ना जो थोड़ा सा अलग सोच के लिख दिया जाए। देखो इन्होंने क्या लिखा, यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है इसलिए क्योंकि सब अपने मनपसंद के परिधान पहनने के लिए का अधिकार है सबको। आर्टिकल 19 के तहत सबको अपनी इच्छा से कपड़े पहनने का अधिकार है। कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, बस वो अश्लील ना हो। तो सही है। तो यूनिफॉर्म में आता है, तो यूनिफॉर्म में तो मतलब आपको ज़रूरी है कि आपको यही पहनना पड़ेगा अगर यूनिफॉर्म लागू है तो। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म जरूरी नहीं, तो मैंने तो ये पूछा ना पक्ष या विपक्ष में कुछ भी लिखो आप, तो जो लिखा है ये क्या गलत है? गलत नहीं है ना। इनका तर्क यहाँ भी देखो, तर्क ही तो देना था, यहाँ सही गलत तो हो ही नहीं सकता। इनका ये तर्क बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही है। और इन्होंने कहा सॉरी सर ज़्यादा वर्ड में लिखने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, सुधार करिए, सही है। सतीश जी ने भी जो लिखा है आंसर सही है। राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए इसे नियुक्त करता है। इसे एक अध्यक्ष, मतलब इसे भी कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, सामयिक अध्यक्ष होता है, मतलब कि थोड़े समय के लिए होता है और पहले बैठक में बैठता है और ये क्या करता है कि सबको शपथ दिलवाता है। नई लोकसभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष मिल जाता है तो इसका पद अपने आप समाप्त हो जाता है। सही है, जो मैंने बताया था वही सब इन्होंने भी लिखा है, तो सही है आंसर। दूसरे का आंसर 365 सही है ये भी। तीसरे का आंसर दिया कि सर स्कूल ड्रेस या यूनिफॉर्म बच्चों को ऊंच नीच, जात पात, धर्म, जात इन सब में भेदभाव से दूर रखता है और बच्चों में समानता लाता है, इसलिए स्कूलों में यूनिफॉर्म जरूरी है। तो ये बेस्ट है। इन्होंने हालचाल ही पूछ लिया है तो ठीक हूँ मैं। ये आंसर बेस्ट है। आप देखो कितना शॉर्ट में लिखा सतीश जी ने। यही तो मैं भी बोलता हूँ ना, बहुत बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है। वही चीज़ जो आपने इतने इतने शब्दों में बोला है, देखो इन्होंने कितने छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया। वही चीज़ जो आपने इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। ऐसे लिखने की कोशिश करो, आदत डेवलप करो। और आज अंतिम है, कल कंप्लीट हो जाएगा, कल केवल एनालिसिस कराएंगे, कल क्वेश्चन नहीं देंगे। मितुल जी ने शायद पहली बार लिखा है तो इन्होंने पहले का आंसर दिखा है कि एक मिनट, देखो इन्होंने क्या लिखा है कि राज्य विधानसभा में, लोकसभा में अस्थायी रूप से स्पीकर के पद पर कार्यरत व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और इन्होंने कहा कि इनका कार्य विधायकों के, मतलब कि इनका कार्य क्या है, विधायकों को शपथ दिलाना और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। सही है। वैसे लोकसभा में राष्ट्रपति करता है, यहाँ राज्यपाल कर देगा, ठीक है, सही है पहला आंसर। वितुल जी ने दूसरे का आंसर दिया कि अनुच्छेद 365 के द्वारा होता है, तो सही है, ये भी बेस्ट आंसर है। तीसरे का आंसर दिया इन्होंने कि जरूरी है, समानता रहता है। और ना जरूरी में इन्होंने बोला है कि एनी कोई भी लोग एक मिनट, अच्छा, कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। ये बात समझ में नहीं आई है, फिर भी आपका पहला दूसरा आंसर बेस्ट से, ठीक है। मैंने 7:30 बजे के बाद से वीडियो बनाना शुरू किया, तब तक जितने लोगों के कमेंट आए थे सबके कमेंट मैंने शामिल कर लिया। मतलब जितने लोगों ने आंसर लिखा था सबका आंसर शामिल कर लिया। अब उसके बाद कोई लिखेगा तो कैसे शामिल होगा? मैंने तो बताया था 7 बजे तक आप अपना आंसर राइट कर दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन मानते हैं आज वाला थोड़ा सा टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि आपको आंसर लिखने में इतना देर हो जाए। तो 7 बजे तक, 7:10 तक आंसर लिख दिया करेंगे, उसके बाद लिखेंगे तो फिर शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। और आंसर कल, मतलब आज वाला वीडियो का लास्ट है, क्योंकि ये कल कंप्लीट होगा, 5 कंप्लीट होगा, कल केवल एनालिसिस करवाएंगे, इसलिए आंसर इसका ज़रूर लिखना सब, क्योंकि कल के बाद रैंक बनेगी। तो आज का क्वेश्चन दे दें। आज का क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत सरल है। आंसर ज़रूर लिखिएगा, सब लोग लिखिएगा, ठीक है, जो भी पता हो लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है, सरोजिनी नायडू को पहली बार भारत कोकिला, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, आप तो जानते हो ना, स्वर कोकिला या फिर भारत कोकिला कहते हैं ना। स्वर साम्राज्ञी कहते हैं लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला किसने और कब कहा था। सिचुएशन क्या थी, किस सिचुएशन में कहा था और कब कहा था, किसने कहा था। सिचुएशन ना भी लिखे चलेगा, किसने कहा था और कब कहा था, कहाँ पर ये बात हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान समझ, क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहे हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला किसने और कब कहा था, आंसर ध्यान समझिएगा और लिखिएगा इसका कम शब्दों में, अच्छे से लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन बेस्ट आंसर लिखेंगे तो कल आप टॉप में भी आ सकते हैं। कट फूल और लूज फूल क्या होते हैं? कट फूल और लूज फूल क्या होते हैं और दोनों से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
ये क्या शिक्षा देते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ होती है ना, उनसे आपको शिक्षा मिलती है। जैसे कोई आपसे पूछे नदियों से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो नदियों से आपसे शिक्षा मिलती है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना। पर्वतों से क्या शिक्षा मिलती है, पर्वतों से शिक्षा मिलती है कि सिचुएशन कैसा हो स्थिर बने रहो, डगमगाओ मत, स्थिर रहते हैं ना पर्वत। सूर्य से क्या शिक्षा मिलती है, सूर्य से शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने टाइम पर हर जगह पहुंचने की कोशिश करो, और अपने अंदर कितना भी दुख हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन दूसरे को उजाला देते रहो, दूसरे को खुशियाँ देते रहो ना। सूर्य ऐसे शिक्षा देता है। ऐसे हम पूछ रहे हैं कि कट फुल और लूज फुल क्या है, और ये आपको कट फुल और लूज फुल से क्या शिक्षा मिलती है। अभी समझ में आया ना शिक्षा का मतलब कैसे लिखना है, इनके द्वारा क्या शिक्षा मिलती है। जैसे मैंने अभी 2-3 उदाहरण बताया ना, उसके हिसाब से बताना है। उदाहरण ना बताता ना लिख पाते तो अलग बात है। अब उदाहरण बताया उसके हिसाब से तो अपने सोच यहाँ लिख ही सकते हो। बेस्ट आंसर लिखिएगा, बेस्ट। जितना अच्छा लिखेंगे, कल लास्ट लिखना है। आज का जो लिखोगे ना ये लास्ट होगा, इसके बाद फिर दोबारा वीडियो पे लिखने को नहीं मिलेगा। फिर नया शुरू होगा 16 से, तब उसमें लिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रैंक बनेगी, इसलिए अच्छा लिखने की कोशिश करिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, ढूंढेंगे मिल जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश ऐसा था जिसके समय में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि इस राजवंश के राजा अपने नाम के आगे अपने यहाँ अपनी मम्मी का नाम लगाते थे। मतलब अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। मतलब स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी थी, जैसे कि लोग अपने नाम के आगे पीछे पापा का नाम जोड़ते हैं ना, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी सुने होंगे, पापा का नाम जोड़ते हैं। वैसे इस राजवंश में क्या कर होता था कि राजा लोग अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे। मतलब स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी थी तभी तो लगाते थे ना, नहीं तो पापा का नाम नहीं लगाते। तो कौन सा राजवंश में ऐसा था जिसमें स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी थी कि वहाँ के राजा अपने नाम के आगे या फिर अपने नाम के पीछे आगे अक्सर अपने मम्मी का नाम लगाते थे। मतलब नाम अपने मम्मी का लिखते थे, उसके बाद अपना नाम लिखते थे। बहुत अच्छा आंसर है, सोच के बताइएगा। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं और इन तीनों का आंसर लिखेगा। ये वीडियो इस कंपटीशन का 5वां वीडियो है। उसके बाद कल आंसर और एनालिसिस करेंगे किसका आंसर बेस्ट है। उसके बाद परसों एक वीडियो पड़ जाएगा जिसमें रैंक रहेगी। चैनल पे पहली बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खुश रहा करें, और चैनल को ज़रूर शेयर किया करें उन लोगों के पास जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें।